हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम लोग अपरिमेय संख्या से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में अपरिमेय संख्या और आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, अपरिमेय संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का ठीक उल्टा होता है। कैसे? अ का मतलब होता है नहीं, और परिमेय का मतलब होता है परिमेय, और संख्या का मतलब संख्या। तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं परिमेय संख्या, यानी जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है वही संख्या हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। यानी दोनों का परिभाषा एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? विपरीत है, उल्टा है। यानी ये दोनों परिमेय और अपरिमेय, आपका परिमेय जो है, परिमेय एक परिमेय होता है और दूसरा आपका क्या होता है? अपरिमेय। यानी दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे एक सिक्का में एक हेड और एक टेल दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, उसी तरह एक सिक्के में यानी ये दोनों क्या है? आपका हेड और टेल की तरह काम करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। यानी इसका जो परिभाषा होगा उसका ठीक उल्टा परिभाषा इसका होगा, या यूं कहे इसका जो परिभाषा होगा उसका ठीक उल्टा ये होगा। तो हम लोग पहले परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो पहले परिमेय के बारे में पढ़े हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा इसका ठीक उल्टा किसका होगा? इसका होगा। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब बटा के रूप में जिसको लिख सकते हैं, जहां P भी आपका पूर्णांक होना चाहिए और Q भी आपका पूर्णांक होना चाहिए ना, और नीचे जो है Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन आपका परिमेय संख्या में होता है। कौन कौन सी? तो वही संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाता है। जो पहला तो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, यानी बटा के रूप में होना चाहिए। दूसरा P भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6, ये आपका क्या हो जाएगा? 3 डॉट्स, मतलब ये अनंत तक जाएगा। मतलब इस सब में से कोई भी संख्या होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और नीचे भी आपका प्लस माइनस, इस सब में से भी कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या का तीन कंडीशन, एक तो बटा के रूप में होना चाहिए, दूसरा ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरा Q जो है यानी नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे यदि 0 आ जाएगा, जैसे हमने लिखा मान लीजिए 2 बटा 0, यानी 0 का मतलब हुआ कि आप 0 से किसी संख्या में क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, जबकि हम 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। ये क्या होता है? मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी भी संख्या में बटा में 0 नहीं होता, इसलिए Q जो है 0 के बराबर नहीं होता। ये आपका परिमेय संख्या का परिभाषा था। इसके ठीक उल्टा क्या होगा? क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका ठीक उल्टा परिभाषा इसका, तो इसको नहीं लिख सकते। इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में, जहां P भी पूर्णांक Q भी पूर्णांक और नीचे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग परिमेय को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। तो आपका परिभाषा बनेगा कि वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P भी पूर्णांक Q भी पूर्णांक और Q बराबर नॉट 0। ठीक है, इसका ठीक उल्टा किसका परिभाषा होगा? ये होगा। ये आपका तो पूर्णांक है, यानी पूर्णांक का मतलब हुआ आप लोग जानते हैं, यानी इस सब में से कोई भी संख्या होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए हमने परिभाषा बनाया कि वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होता है और Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। यानी कभी भी हर जो है ये अंश होता है ऊपर का, और नीचे का हर होता है। यानी हर जो है किसी भी संख्या का हर कभी 0 नहीं होता है। क्लियर है? तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग और क्लियर से समझते हैं, मतलब अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ √7 की बात करते हैं और एक 7 की बात करते हैं। ठीक है, या पहले हम 7 ले लेते हैं फिर इधर √7 लेते हैं। देखिए, नहीं कुछ तो बटा में 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए, आप कहेंगे कि दोनों तो बटा के रूप में हो गया, यानी इसको P मानते हैं इसको Q मानते हैं, तो ये हो गया आपका P बटा Q के रूप में। पहला शर्त तो पूरा हो गया, लेकिन क्या होना चाहिए? ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। तो हम देख रहे हैं कि P मतलब कितना? 7 हमारा पूर्णांक होता है। चलिए, अच्छी बात है। Q मतलब कितना? 1, नहीं कुछ तो 1।
अरे भाई 7 का मतलब क्या हुआ, 7 बट्टा हम 1 लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है तो फिर से देख लेते हैं। जैसे आपका 7 था, हमने क्या किया, बट्टा में 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको p माना, इसको q माना, यानी ये जो है p बटा q के रूप में हुआ। अब p का मतलब कितना, 7 हमारा क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक तो है ही, और 1 भी हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। चलिए दोनों कंडीशन पूरा, और ये नीचे का मतलब q का मान 1 है, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी ये जो है तीनों शर्त पूरा हुआ, p बटा q के रूप में है, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, दूसरा कंडीशन। और तीसरा जो है q जो है यानी 1 0 के बराबर नहीं है, तो यानी ये परिमेय संख्या हो गया, यानी 7 बटा 1 कहें या फिर 7 कहें, ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, लेकिन यानी हम इसको 7 को किस रूप में, 7 बटा 1 के रूप में, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको परिमेय संख्या कहा गया। लेकिन अब हम लोग इसमें √7 की बात करते, देखिए ये भी बटा के रूप में है, चलिए p बटा q हमने लिया, यानी p हमने √7 को लिया, q हमने किसको लिया, 1 को लिया। अब देखिए ये तो कंडीशन पूरा हुआ, लेकिन ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो क्या आपका ये √7 जो है पूर्णांक होता है, तो कहेंगे नहीं, पूर्णांक नहीं है, यानी हम लोग कहीं पूर्णांक में √7 की चर्चा नहीं किए थे। तो जो ही ऊपर का पूर्णांक नहीं हुआ तो इसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं √7 बटा 1, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। तो चलिए बटा के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर का हमारा पूर्णांक √7 जो है वो नहीं है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर है, तो इसका मतलब हुआ 7 हमारा हो गया परिमेय संख्या, जबकि √7 हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपका रूट वाली जो संख्या होगी, रूट के अंदर इसका जो उदाहरण होगा अपरिमेय संख्या का, वो सामान्यतः जनरली रूट वाली संख्या होगी, लेकिन सारी रूट वाली संख्या आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए आप मान लीजिए आप यदि √9 की बात करेंगे, तो देखिए 9 का वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है, पूरा वर्गमूल निकल सकता है, यानी ये जो है पूर्ण वर्ग है, 9 जो है पूर्ण वर्ग है, यानी कहने का मतलब हुआ किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का पूर्ण वर्ग है, 3 का पूर्ण वर्ग, कहने का मतलब हुआ कि 3 का ये स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 बराबर 9, यानी ये जो है 9 किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का पूर्ण वर्ग है, यानी √9 का आंसर कितना आएगा, 3। तो ये रूट से बाहर निकल गया, इसलिए हम लोग √9 को अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों, क्योंकि पूरा इसका क्या हो गया, वर्गमूल निकल गया। अगर दशमलव में निकलता तब हम उसको पूर्ण वर्ग नहीं कहते, तब वो क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यदि हम √11 की बात करें, तो √11 को बहुत करेंगे तो बटा में 1 लिख सकते हैं। अभी यहाँ 11 जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। क्लियर है, तो ये देखिए आपका पूर्णांक नहीं है, बटा के रूप में है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है। उसी तरह मान लीजिए आपका √17 की बात करते हैं, तो नहीं कुछ तो बटा में 1, चलिए ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यदि हम √16 की बात करें, तो 16 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 4 का, यानी 16 का पूरा वर्गमूल निकल सकता है, जो कितना होता है, 4 होता है। तो बताइए 4 आपका जो है ये क्या हुआ, नहीं कुछ तो बटा में 1, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और ये नीचे का जो है 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, यानी √16 जो है आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। नहीं हो गया, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब हुआ कि आप देख रहे हैं कि ये जरूर है कि सारी रूट वाली संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ऐसा नहीं है जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय बन जाएगा, लेकिन जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना। तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो √2 दे सकते हैं, किसका, अपरिमेय संख्या का, चूंकि 2 का पूरा वर्गमूल संभव नहीं है। √3 दे सकते हैं, 4 तो होगा नहीं, चूंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 9 तो दे नहीं सकते हैं, चूंकि 9 का पूरा वर्गमूल 3 होता है, 10। इसी तरह ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं हुई, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस सबको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जब आप बटा में कीजिएगा तो यही सब आपका पूर्णांक नहीं है, तो कैसे बनेगा परिमेय संख्या, बताइए। सबके बटा में कीजिएगा 1, तो चलिए बटा के रूप में तो है, लेकिन ये हमारा ऊपर का कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग वास्तविक संख्या की बात करते हैं।
अब हम लोग वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। देखिए आप लोग परिमेय और अपरिमेय दो संख्याएं पढ़े, यानी एक को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक और q बराबर नॉट जीरो। ये भी पूर्णांक आपका पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हम लोग समझते हैं, पूर्णांक का मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6, ये अनंत तक प्लस माइनस में जाएगा। तो जिस संख्या को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या, और जिस संख्या को आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या, यानी इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, p बटा q के नहीं लिख सकते हैं। तो दो परिवार हो गया, एक हो गया कि जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं यानी परिमेय संख्याओं का परिवार, और एक हो गया अपरिमेय संख्याओं का परिवार, एक दोनों अलग अलग परिवार। अब हमने क्या किया कि दोनों परिवार को एक साथ मिला लिया। तो जब दो परिवार एक साथ मिल जाएंगे तो एक नया परिवार बनेगा, ठीक है। तो जब दोनों परिवार को आप एक साथ मिला लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, तो जो नया परिवार बनता है वही वास्तविक संख्याओं का परिवार कहलाता है या फिर वास्तविक संख्याएं कहलाता है, ठीक है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, यदि इस दोनों को मिला लिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक जो नया संख्याओं का परिवार बनेगा वही आपका वास्तविक संख्याओं का परिवार होगा, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। तो इसलिए सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला लेने पर प्राप्त संख्या, जितना भी परिमेय संख्या ये, जितना भी अपरिमेय संख्या ये, दोनों को एक साथ मिला लेने पर जो संख्याएं आपको मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है, तो वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है, या तो परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है, दो ही चीज होता है। तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय। तो जितना भी परिमेय संख्या का उदाहरण होगा वो सब किसका उदाहरण हो जाएगा, वास्तविक संख्या का। क्योंकि ये किसके अंदर आ गया, वास्तविक संख्या के अंदर आ गया। पूरा जो है क्या बन गया आपका, वास्तविक संख्या बन गया ना, पूरा हो गया आपका वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या का जितना भी उदाहरण है वो सब वास्तविक संख्या का उदाहरण हो जाएगा, या अपरिमेय संख्या का जितना भी उदाहरण है वो सब अपरिमेय संख्या का जितना भी उदाहरण होगा वो सब वास्तविक संख्याओं का उदाहरण हो गया। क्लियर है, मतलब इधर से वो उल्टा चलेंगे तो वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या तो वास्तविक संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये भी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जितना भी वास्तविक, जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का संग्रह जो होगा, जो समूह होगा, वो किसका समूह होगा, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा या समूह होगा। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह समूह जो है किसका समुच्चय होगा, तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह या समूह होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी वास्तविक संख्याओं का समूह है, समुच्चय है, मतलब वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण। तो जितना भी वास्तविक संख्याएं हैं, यदि हम उसको एक अक्षर से सूचित करना चाहेंगे तो वो है बड़ा अक्षर R है। R क्यों, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या का अंग्रेजी होता है रियल नंबर्स। क्या होता है, रियल नंबर्स। तो इसलिए पहला अक्षर R लिया गया। क्लियर है, तो R क्यों लिया गया, क्योंकि रियल का पहला अक्षर, यानी रियल का मतलब होता है क्या, वास्तविक, इसलिए पहला अक्षर R लिया गया है। तो सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय मतलब समूह या संग्रह को R से सूचित किया जाता है। R का मतलब जो ही कहीं R दिखेगा तो इसका मतलब हुआ कि जितना भी वास्तविक संख्या है उसका क्या बन गया, समुच्चय बन गया। क्लियर है। दूसरे तरीके से हम लोग इस मतलब एक और चीज देख सकते हैं, क्या है, ऐसे पीछे बता चुके हैं कि सभी परिमेय एवं और परिमेय संख्याओं का संग्रह, जितना भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह। चूंकि वास्तविक संख्या दो चीजों से बना हुआ है, परिमेय संख्या से और एक है अपरिमेय संख्या से, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या बना हुआ ही है दो चीजों से, एक परिमेय से एक अपरिमेय से। तो इसलिए इसका और इसका जो संग्रह होगा, यानी इसका और इसका दोनों का जो संग्रह होगा वो किसका संग्रह हो जाएगा, तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह हो जाएगा, समुच्चय होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, तो वो इस तरह पढ़ा है, मतलब जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको यदि हम रिवीजन करें तो हम लोगों ने देखा था कि संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या जो होती है, यानी संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्या है, और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। ये हम लोगों को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, सिर्फ वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, यानी रियल नंबर्स पढ़ना है, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपका यानी इसका ठीक उल्टा वो है, ये हो गया वास्तविक, वो हो गया अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इस चैप्टर को आपको क्लास 11th में पढ़ना है। कहां पढ़ना है, 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। तो ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। ये आपका कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th में पढ़ना है। किस चैप्टर में? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं, उसको वहाँ पढ़ना है, यानी अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या के बारे में। तो इसलिए इसको छोड़ करके बात करते हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। क्लियर है? वो 11th में पढ़ना है और ये 10th में पढ़ना है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो वास्तविक संख्या दो चीज़ों से बना है, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। अभी हम लोग देखे थे। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दो तरह की। अब जब हम परिमेय की बात करेंगे तो फिर परिमेय जो आपका है वो 3 तरह का होता है। परिमेय हो गया आप, सॉरी 4 तरह का होता है। कितने तरह का? 4 तरह का। और परिमेय का प्रकार नहीं होता है, सिर्फ परिमेय का प्रकार होता है। परिमेय का 4 कौन कौन हो गया? एक प्राकृत संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ये भी पढ़ चुके हैं। दूसरा पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर्स। तीसरा कहते हैं पूर्णांक को, इंटीजर्स। और चौथा जो होता है इसका फ्रैक्शन यानी भिन्न वाला, जो बटा में आता है सो, जो बटा में आता है सो। तो ये जो है चारों किसके प्रकार हैं? परिमेय संख्या के प्रकार थे। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये यानी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं। परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक सबके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इतना जाना, यानी संख्याएं दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या फिर दो प्रकार के, एक परिमेय, एक अपरिमेय। परिमेय फिर 4 प्रकार के, एक प्राकृत, एक पूर्ण, एक पूर्णांक और एक भिन्न। अपरिमेय अकेला ही रहता है, इसका कोई प्रकार नहीं है। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है। अब हम लोग आगे की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, उसके बाद कोप्राइम और सहभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।